नमस्कार दोस्तों। तो आज के डिस्कशन में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर को आप अंत तक देखिएगा। आपको इस लेक्चर की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आएगी कि ये लेक्चर औरों से क्यों अलग है। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि औरों से अलग है, आप खुद देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेक्चर क्यों अलग है और हम इसमें क्या स्पेशली डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये हमारा करंट अफेयर नहीं है। करंट अफेयर तो है, लेकिन करंट अफेयर से संबंधित जो बेसिक पॉइंट होते हैं, जो यूपीएससी और जो स्टेट सर्विस के एग्जाम होते हैं, वहीं से क्वेश्चन बनाते हैं बेसिक से। और आजकल आपने ट्रेंड एक देखा होगा कि आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में एक ऑप्शन तुम्हारा करंट अफेयर का होगा, एक ऑप्शन तुम्हारा बेसिक का होगा। ठीक है, तो हमें करंट अफेयर और बेसिक को साथ साथ लेके चलना होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलो, तो सबसे पहली जो और महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड है वो भारतीय रुपये में हो। आरबीआई ने ऐसा कुछ अरेंजमेंट करने के लिए बोला है कि हम अपना जो एक्सपोर्ट है इंपोर्ट है वो हम किस में करें, इंडियन रुपये में करें। ठीक है, ये न्यूज है और इससे संबंधित हम सारी बातें पढ़ेंगे। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आरबीआई की हिस्ट्री क्या है और आरबीआई के संबंधित जो समकालीन मुद्दे हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो केवल ये पॉइंट्स नहीं है, इससे सारा बेसिक है हमारा इसमें। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है कि इंडियन रुपी में हम क्या करें, ट्रेड करें। अभी हम क्या करते हैं, डॉलर में करते हैं ट्रेड। किस में करते हैं, डॉलर में। लेकिन नेपाल और भूटान को छोड़कर बाकी जो ट्रेड है, इन दो देशों के अलावा जो अन्य देशों में जो हम ट्रेड करते हैं वो हम फॉरेन करेंसी में करते हैं इनपुट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर हम इंडियन रुपी में अगर हम ट्रेड करेंगे तो सरकार का गोल ये है कि हम क्या करें, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं। क्या करना है, अगर इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ेगी तो अगर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो वो डेवलप होगा, जिससे क्या होगा कि हमारा एक्सपोर्ट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो सरकार का जो मेन बिंदु है वो ये है कि हम क्या करें, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। अगर लोगों का इंडियन रुपी में विश्वास बढ़ेगा, लोग इंडियन रुपी में क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो जो ग्लोबल ट्रेड कम्युनिटी है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय एमएनसी हैं, कंपनियां हैं और अन्य देश हैं, उनका क्या होगा, हमारी करेंसी में विश्वास बढ़ेगा। तो हमारी करेंसी भी एक डॉलर की तरह है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसको क्या मिलेगी, वैधता मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका गोल है सरकार का। दूसरा गोल ये है कि अभी हम क्या करते हैं, अधिकांश जो हम ट्रेड करते हैं वो हम कहाँ करते हैं, डॉलर में करते हैं। इससे क्या होता है, डॉलर में करते हैं तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, मांग बढ़ जाती है। अगर डॉलर की मांग बढ़ेगी तो मान लो कोई चीज हमको इंपोर्ट करना है तो अदर देशों को हमें क्या देना पड़ेगा, डॉलर देना पड़ेगा। और अगर डॉलर दिया है तो जो भारतीय रुपए है उसकी क्या होगी, वैल्यू कम होगी। मतलब क्या होगा कि वैल्यू उसकी कम हो जाएगी भारतीय रुपए की। ये कहने का मतलब है कि जो भारतीय रुपए है उसका अवमूल्यन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, अवमूल्यन हो जाए, अवमूल्यन को समझेंगे। और इससे क्या होता है कि डॉलर का आउटफ्लो हो जाता है भारत देश से। जो भारत में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डॉलर में होता है और डॉलर में लोग क्या होते हैं, फिर वो निकालने लगते हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत हमारा रुपया डॉलर की अपेक्षा क्या हुआ, कमजोर हुआ। और अगर डॉलर की अपेक्षा रुपया कमजोर होता है तो भारतीय रुपये की वैल्यू क्या होती है, उसकी वैश्विक जो मान्यता है, मान की वैधता है और स्वीकार्यता है, वो क्या होती है, कम होती है। बात समझ में आ गई।
तो सरकार का ये गोल है कि हम एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहते हैं। सरकार का दूसरा गोल ये है कि हमारी जो रुपया है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोग क्या करें, स्वीकार करें, वैधता बढ़े। तीसरा गोल ये है कि सरकार चाहती है कि हम पूर्णतः डॉलर पर डिपेंडेंट ना हो, और जो हमारे पास जो आपातकालीन स्थिति बनती है उसमें भी हम क्या करें, डॉलर में, मन की अपने डॉलर की बजाय अपने रुपया में क्या कर सके, ट्रेड कर सकें। जैसे यूक्रेन वार हो रहा है तो रसिया के साथ हमको ट्रेड करना है तो हम रुपये में करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने जो रसिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया। किससे बाहर कर दिया? स्विफ्ट से। स्विफ्ट एक सिस्टम, मैसेजिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अगर आपको कोई मतलब ट्रांजेक्शन करना है तो एक मैसेजिंग सिस्टम होता है, और इससे बाहर कर दिया तो अब डॉलर में तो कर नहीं सकते, दिक्कत आएगी, क्योंकि अमेरिका, सॉरी, रसिया इससे बाहर है। तो भारत ने क्या किया कि हम रुपया में करेंगे। किससे करेंगे? रसिया के साथ। तो इसलिए भारत को ये लगा कि रुपया में करना तो बड़ा लाभदायक है, तो हम क्या करें, अपने रुपया को ही बढ़ाएं, अपने रुपये को ही क्या करें, आगे करें, इसमें ही ट्रेड करें अन्य देशों के साथ। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। करंट स्टेटस हमने पढ़ ही लिया है कि नेपाल, भूटान के अलावा बाकी देशों के साथ हम फॉरेन करेंसी में क्या करते हैं, इंपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, महत्वपूर्ण चीज है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये वर्क कैसे करेगा? सबसे पहले एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर कोई कंपनी भारत में अगर कोई ट्रेड करना चाहती है इंडियन रुपी में, तो उसको एक महत्वपूर्ण चीज है कि उसको बोस्त्रो अकाउंट खोलना पड़ता है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग बैंक का क्या होता है, एक बोस्त्रो अकाउंट होता है, एक ओस्त्रो होता है, एक बोस्त्रो होता है। तो वो बोस्त्रो अकाउंट क्या होता है कि करस्पॉन्डेंट बैंक ऑन द बिहाफ अनदर बैंक का एक अकाउंट होल्ड करता है, जिसको बोस्त्रो अकाउंट करता है। मतलब अगर किसी बाहरी जो फॉरेन कंपनी है उसको भारत में इंडियन रुपी में ट्रेड करना है, तो उसको भारत में एक बोस्त्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा। जैसे HSBC को बोस्त्रो अकाउंट खोलेगा, उसको हेल्ड कौन करेगा? SBI। तो जो भी ट्रेड होगा इस बोस्त्रो अकाउंट के द्वारा ही ट्रेड होगा, ठीक है। मतलब कोई दूसरी बैंक, जैसे भारतीय इंडियन बैंक, तो मतलब कि फॉरेन बैंक का एक बोस्त्रो अकाउंट ओपन करेगी, और उसी के अनुसार क्या होगा, ट्रेड होगा। तो अगर इसको बढ़ावा मिलता है तो हमारे देश में बहुत सारे क्या खुलेंगे, बोस्त्रो अकाउंट खुलेंगे। अच्छा, बोस्त्रो अकाउंट चर्चा में तब आया था जब नीरव मोदी ने फ्रॉड कर दिया था, समझ रहे हो। तो वहां पे भी इंडियन बैंक का बोस्त्रो अकाउंट था वहां विदेशों में। तो इसके बिहाफ पे इंडियन बैंक ने क्या दी थी, एक अनुमोदन दिया था। तो उसको पैसे का क्या हुआ था, ट्रांजेक्शन हुआ। तो ये हमारा ये बोस्त्रो अकाउंट तब चर्चा में आया था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बोस्त्रो अकाउंट समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लेते हैं कि जो फॉरेन बैंक है वो इंडिया में एक अकाउंट खोलेगा, और उसको हेल्ड कौन करेगा? SBI करेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल, ताकि ट्रेड से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। बात आगे समझ में? बस बस इतना सा बात है, ठीक। और हम क्या कर पाएंगे, इंडियन एक्सपोर्टर को हम INR में पेमेंट कर पाएंगे। अच्छा, इसके यूजेस क्या है? अभी मान लो यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, तो रसिया को ही हमने पढ़ लिया, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया, जो कि एक सिस्टम है जिसको बैंक यूज करते हैं पेमेंट को फॉरेन करेंसी में, एक मैसेजिंग सिस्टम है, आप इतना सा ध्यान रखना। और जो स्विफ्ट का जो मुख्य हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, इंपोर्टेंट। और ये मैसेजिंग सिस्टम है, बस इतना सा ध्यान रखो। तो भारत ने क्या किया, अब भारत क्या करे, फॉरेन करेंसी में तो ट्रेड कर नहीं सकता, क्योंकि रसिया किससे बाहर हो गया, स्विफ्ट से बाहर हो गया। तो भारत ने क्या किया, इंडियन रुपी में क्या किया, ट्रेड किया। लेकिन जो भी हम ऑयल परचेज किया वो किसमें किया, इंडियन रुपी में किया, ठीक है। तो इससे भारत को एक बल मिला कि आगे भी हम अन्य देशों के साथ इस सिस्टम को अपना सकते हैं, और आपातकालीन स्थिति में हम इंडियन रुपी का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और डॉलर पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो क्या होगी, कम। पहली बात है, ठीक। मतलब कि यही चीज हम अदर कंट्री के साथ भी अपना सकते हैं, जैसे श्रीलंका के साथ अपना सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका को जरूरत थी डॉलर में पेमेंट करने के लिए।
तो हम क्या करें, श्रीलंका को इंडियन रुपी दे दें और इंडियन रुपी श्रीलंका जिसका भी डेब्ट है उसको पेमेंट कर दे, अगर स्वीकार्यता बढ़ गई तो। ठीक है, बात आगे समझिए। तो इतना सा बात है। और दूसरी बात तो यही है कि भारत की क्या होगी, स्वीकार्यता बढ़ेगी। ठीक है, इस टाइप से काम करें। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि भारतीय रुपया क्यों गिरता है बार बार। आपके मन में भी प्रश्न आया होगा कि भारतीय रुपया बार बार क्यों गिरता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है डिमांड एंड सप्लाई। इसके आधार पर रुपया ऊपर या नीचे होता है अकॉर्डिंग टू डॉलर। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट की अपेक्षा, तो हमको क्या, डॉलर की मांग ज्यादा होती है और रुपया की वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी अवमूल्यन हो जाता है। क्या हो जाता है, अवमूल्यन हो जाता है, क्योंकि उसकी भारतीय रुपये की मांग मार्केट में इतनी नहीं। ठीक है, तो इसलिए भारतीय रुपया गिर जाता है। दूसरा आज का समकालीन कारण यह है कि रसिया यूक्रेन वार के कारण जो वैश्विक डिसरप्शन आया है, उसके कारण हमारा जो इंपोर्ट है वो क्या हो गया है, कॉस्टली हो गया है। अब मान लो इंपोर्ट हमारा कॉस्टली हो गया, तो हमारे द्वारा जो भी काम किया जाएगा, अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमको ज्यादा डॉलर देना पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, और भी मांग क्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात ये होगी। तो ये दोनों बातें समझ में आई आपको। ठीक। तीसरी बात है कि महंगाई अगर बढ़ जाती है, मान लो अगर महंगाई बढ़ गई, मान लो पहले कोई चीज आप 10 रुपए में 1 किलो ले रहे थे, कितना ले रहे थे, 1 kg अगर ले रहे थे, तो मान लो अब 15 रुपए में 1 kg ले रहे हैं, तो 15 रुपए, 5 रुपए का क्या हुआ, अवमूल्यन हो गया रुपए का। और अगर अवमूल्यन हो गया तो इसकी रुपये की क्या हो गई, क्रय शक्ति क्या हो गई, कम हो गई। और अगर क्रय शक्ति कम हो जाएगी तो जो मनी, जो बाइंग पावर है वो क्या हो जाएगी, कम हो गई। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरा, हमारी जो हम क्रूड ऑयल का जो हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा 65% के आसपास हमारी निर्भरता क्या है, इंपोर्ट पर है, तो वो भी क्या करते हैं, डॉलर में करते हैं। तो हमारा जो इससे ट्रेड जो डेफिसिट है, जो व्यापार घाटा है, वो भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और इससे भी क्या होता है, जो हमारी जो रुपए की वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। ठीक। और तीसरी बात ये है, मान लो अमेरिका में, इस बात को समझना, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, मान लो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट थे मान लो 1% का, और भारत में मान लो 2% का। ठीक है, तो अभी तो जो बाहरी लोग हैं, फॉरेन जो लोग हैं, उनने भारत में क्या किया, निवेश किया। ठीक है, अब मान लो अमेरिका वालों ने इसको 0.2% बढ़ा दिया, तो जो विदेशी लोग हैं वो क्या करेंगे, भारत से डॉलर निकालकर, निवेश निकालकर कहाँ करेंगे, अमेरिका में करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ उनको ज्यादा लाभ मिलेगा, एक तो डॉलर की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो लाभ क्या मिलेगा, इधर ज्यादा अमेरिका में मिलेगा। तो अगर यूएस फेडरल रिजर्व अपनी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है, तो भारत में जो निवेश होता है, तो जो डॉलर जो के रूप में जो निवेश करते हैं, तो निवेशक अपने जो डॉलर को है वो बाहर निकाल लेते हैं, जिससे क्या होता है, डॉलर की मांग बढ़ जाती है और इंडिया में जो भारतीय रुपया है उसका भी क्या हो जाता है, अवमूल्यन हो जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। और डॉलर का क्या हो जाता है, आउटफ्लो हो जाता है फ्रॉम इंडिया टू यूएस। इतनी बात क्लियर। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। आप नहीं समझ में आए तो कमेंट करके उस चीज को पूछ सकते हो। ठीक है, पहली बात ये होगी। अच्छा, अगर इम्पैक्ट क्या होता है अगर रुपया गिरता है, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इम्पैक्ट ये है, हम ज्यादातर चीज क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। अगर हमारा रुपया गिरेगा तो हमको इंपोर्ट कॉस्ट है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मान लो पहले हम 10 रुपया में इंपोर्ट कर रहे थे, अब रुपया की वैल्यू गिर गई, 12 रुपए हो गई, तो हमको अब क्या देना पड़ेंगे, 12 रुपए देने पड़ेंगे।
तो हमारी जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये है कि हमको हम फ्यूल ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, तो इससे भी हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं और हमारा करेंट अकाउंट डिफिसिट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये भी हमारी क्या है, महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू का जो भारतीय रुपया है उसका क्या हो गया, अवमूल्यन हो गया। तो इस बात को आप समझ सकते हो। इससे क्या होता है, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई। अब एक पॉइंट ये आता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बूस्ट कैसे होता है। बूस्ट क्यों होगा, अब इस बात को समझो क्यों होगा। जैसे मान के चलो, हम पहले एक एक्सपोर्ट कर रहे थे, मान लो क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे, मान लो टोपी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मान लो एक टोपी एक्सपोर्ट कर रहे थे, तब हमारे जो रुपए की वैल्यू थी वो 10 रुपए थी। और एक्सपोर्ट हमने की और डॉलर, मान लो कि $1 हमको वहां से मिलता था। तो अगर हम एक एक्सपोर्ट कर रहे थे, $1 लेके आएंगे तो भारत में वो इनकेश कराएगा तो उसको 10 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, अब मान के चलो भारतीय रुपए का अवमूल्यन हो गया, वो हो गया 12 रुपये। तो वो अब $1 के बजाय उसको कितने रुपए मिलेंगे, 12 रुपए मिलेंगे। बात समझ में आ गई है। और 10 की बजाय उसको कितने मिलेंगे, 12 रुपए मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि भारतीय एक्सपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होगा, बूस्ट करेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट करेगा तो क्या होगा, लोगों के रोजगार बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लाभ से ज्यादा घाटा अधिक है, इसको सीमित रूप से इसको क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। अच्छा, इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या करता है चाइना, अपनी जो चाइनीज जो करेंसी है उसका अवमूल्यन कर देता है। तो इसलिए चर्चा में अमेरिका बोलता रहता है कि लोग क्या कर रहे हैं, करेंसी बार खेल रहे हैं। तो वो इशारा कहाँ रहता है, चाइना की तरफ रहता है। अच्छा, कमेंट करके बताइए भारत ने ऑफिशियली कब कब अवमूल्यन किया है। ठीक है, तो ये बात आपको पॉइंट समझ में आ गया। अब वो जो ऑयल एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट से संबंधित बात है तो ये आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब दूसरी बात है कि अब भारतीय पर्यटक बाहर जाते हैं, स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं, यूक्रेन में लोग मेडिकल की स्टडी करने गए, तो भारतीय क्या करते हैं, डॉलर में पेमेंट करते हैं। तो इससे भी मांग बढ़ती है, इससे रुपया का क्या होता है, और अवमूल्यन होता है। और दूसरी बात वही कि फॉरेन इन्वेस्टर अगर भारतीय स्टॉक मार्केट से अगर अपने पैसे को निकालने लगे तो क्या हो जाएगी, डॉलर की मांग बढ़ जाएगी और भारतीय रुपये का क्या हो जाएगा, अवमूल्यन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इस बात को समझ गए हम। अब हम बात कर लेते हैं कि आरबीआई की हिस्ट्री क्या है, आरबीआई कैसे स्टेप्स हुए, और इससे संबंधित जो समकालीन मुद्दे हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री ये है कि सबसे पहले एक आयोग बना। ठीक, उस आयोग के द्वारा सिफारिश की गई कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत क्या किया, इस आरबीआई को क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, ये बात क्लियर। इसका जो इनिशियली जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में, यानी कोलकाता में था। और 1937 में इसको ट्रांसफर किया गया कहाँ, मुंबई में। कोलकाता में क्यों था, क्योंकि कोलकाता ही क्या थी, आर्थिक राजधानी थी। मतलब कि कोलकाता ही हमारी क्या थी, एक आर्थिक राजधानी थी शुरुआत में जब। तो इसलिए उसको क्या था, इसका जो मुख्यालय कोलकाता में खोला गया, लेकिन 1937 में इसको मुंबई में ट्रांसफर किया गया। ठीक है, ये अगर मूल रूप से बात की जाए आरबीआई की तो क्या थी, प्राइवेट ऑन्ड कंपनी के रूप में, बैंक के रूप में काम करती थी। लेकिन सरकार ने 1949 को इसको क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी क्या हो गई, स्वामी बन गई। ठीक है,
पहली बात है। अब इसका स्ट्रक्चर है कि इसमें डायरेक्टर ऑफ बोर्ड होता है, इसमें 5 मेंबर तो आरबीआई के होते हैं और 14 मेंबर सरकार नॉमिनेट करती है। ठीक है, तो 5 में क्या होता है, एक तो गवर्नर हो गया और 4 डिप्टी गवर्नर हो गए। और इसमें जो 14 होते हैं, इसमें 10 वेरियस फील्ड के लोग होते हैं, 4 डायरेक्टर फ्रॉम लोकल बोर्ड से होते हैं और 10 में से 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं और 8 वेरियस फील्ड से होते हैं। तो आप स्ट्रक्चर इसका समझ गए। अच्छा, इसका प्रेम्बल क्या कहता है आरबीआई का? आरबीआई का ये प्रेम्बल कहता है कि रेगुलेट करेंगे हमने जो भी बैंक के नोट इशू किए हैं। अच्छा, कमेंट करके ये बताना कि कॉइन कितने रुपए तक के कॉइन सरकार मतलब कि वित्त मंत्रालय उसको जारी करता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, हम मॉनेटरी स्टेबिलिटी को रखेंगे और जो भी हमारे देश में जो प्राय संबंधित गतिविधियां हैं उनको स्टेबल करने का प्रयास करेंगे ताकि भारतीय जो ग्रोथ है वो समृद्ध रूप से क्या हो, बढ़ती रहे। ठीक है, तो इस बात को समझना। मेन फंक्शन ये है, मेन फंक्शन ये है कि, अच्छा एक बात आप ध्यान रखना, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये भारतीय संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये क्या है कि आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंडमेंट किया गया था और 45Z(B) के तहत इसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को स्टेब्लिश किया गया था, जिसमें कितने मेंबर थे, 6 मेंबर थे। ठीक है, इसका मेन काम ये है, अब 6 मेंबर है और ये मीटिंग 2 माह में एक बार करती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, आरबीआई के गवर्नर होते हैं। ठीक है, जिसमें से 3 गवर्नमेंट के होते हैं और 3 आरबीआई के होते हैं। इनमें से जो एक होता है वो गवर्नर होते हैं और इसके क्या होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इसका जो मेन उद्देश्य है, सरकार टारगेट देती है, 5 साल में एक बार बोलती है कि आप इन्फ्लेशन की टारगेट को क्या करो, अचीव करो। अभी जो टारगेट है वो कितना है, 2 ± 4, मतलब कि मिनिमम 2 हो सकती है और मैक्सिमम कितना, 6। अगर महंगाई इससे ज्यादा जाती है तो सरकार क्या मांगती है, आरबीआई से जवाब मांग। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझना। और अभी हाल ही में जो इन्फ्लेशन थी 7% से ऊपर चली गई, तो सरकार की मीटिंग हुई आरबीआई के साथ कि ऐसा कैसे हो रहा है, हम आपको हमने जो टारगेट दिया था वो 7% से ऊपर जा रहा है, तो इसको आप गौर करिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात, इसके 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट डोमिनेट करती है, 3 आरबीआई से होते हैं, 3 में से एक जो गवर्नर होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। और जो इसकी जो मीटिंग हर 2 माह में एक बार होती है और जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को क्या करती है, रेगुलेट करती है, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब चर्चा में एक शब्द और था, आपने समझा होगा, इससे संबंधित प्रश्न आ भी चुका है कि सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 ये क्या है। तो ये किससे संबंधित है, आरबीआई एक्ट 1934 में इसका प्रावधान है। ये कहता है कि गवर्नमेंट चाहे तो आरबीआई के गवर्नर से परामर्श करने के बाद सार्वजनिक हित में आरबीआई को डायरेक्शन दे सकती है कि आप ये काम करो। अच्छा, ये मुद्दा क्यों आया था, मुद्दा ये इसलिए आया था क्योंकि आरबीआई के पास होता है सरप्लस, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है जो सर्विसेज आरबीआई देता है। तो सरकार ये चाहती है कि हम ये आरबीआई हमको पैसा दे दे ताकि हम इसको लोक कल्याण में उपयोग कर सकें। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। सेक्शन 7 किससे संबंधित है, 1934 में। इसका मतलब यह है कि सरकार गवर्नर से परामर्श करने के बाद आरबीआई को सार्वजनिक हित में क्या दे सकती है, निर्देश दे सकती है कि आप ऐसा काम करो। ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई गवर्नर। ठीक है, तो आप इस चीज ध्यान रखना। तो हमने पूरा टॉपिक अच्छे से डिस्कस किया है, इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। आई होप आप लोगों के पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चन आया था, अब आपने, अब कोई चीज आप पढ़ लेते हो ना तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाते हैं। देखो, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या करता है, इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, आरबीआई
इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब इस बात को कॉमन सेंस से समझो, मतलब कि आरबीआई अगर सरकार से गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेगी तो सरकार को कुछ पैसे भी देगी। इसका मतलब है कि मार्केट में पैसा आ जाएगा, और मान लो मतलब सरकार के पास पैसा आ गया तो सरकार कहाँ करेगी, मार्केट में पैसे को खर्च करेगी। और अगर मार्केट में पैसे को खर्च करेगी तो मार्केट में जो पैसे का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा तो लोगों के पास पैसा ज्यादा से ज्यादा होगा, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा खर्च हो जाएंगे। और लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन, जो महंगाई कम होने की बजाय और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया, बी आया। ठीक है, तो इस बात को समझो। दूसरा देखो, इफ द रुपीज रैपिडली, मतलब कि अगर रुपी का हमारे पास जो लगातार अवमूल्यन हो रहा है, मतलब गिर रहा है, तो आरबीआई क्या करे, लाइक टू सेल डॉलर इन द मार्केट। ये सही बात है, हम मार्केट में डॉलर को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो अगर मार्केट में डॉलर सेल करेंगे तो उनकी मांग क्या होगी, कम होगी। और मांग कम होगी तो रुपया क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, ये हमने कंसेप्ट अभी समझा था, तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इंटरेस्ट रेट यूएसए में अगर या फिर यूरोपियन यूनियन में अगर गिर जाए तो दैट इज लाइकली टू इंट्रोड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर। ठीक है, अगर गिर जाएंगे तो आरबीआई बाय डॉलर को, मतलब कि डॉलर को क्या कर सकती है, खरीद सकती है, इंड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अभी हमने समझा तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, नया टॉपिक है। अब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम चर्चा में है। इसको कोविड-19 के समय इसको लाया गया था। क्यों, क्योंकि बहुत सारे जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से वो क्या कर रहे थे, संकट के दौर से गुजर रहे थे, कि कोविड ने जितनी भी सप्लाई चेन थी उसको क्या किया, बाधित किया। ठीक है, इसको ध्यान दें। लेकिन सरकार ने क्या कहा कि ECLGS हम 4 लेके आए हैं, और इसके तहत हम आपको 100% गारंटी कवर देंगे। और लोन अप टू 2 करोड़ का हम किसको देंगे, हॉस्पिटल को भी देंगे, नर्सिंग होम को भी दे सकते हैं, क्लिनिक, मेडिकल कॉलेज। और ऑक्सीजन अगर आप जनरेशन प्लांट लगाएंगे तो उसको भी हम दे सकते हैं। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 7.5%, जो इसको एक्सटेंड कर दिया एमएसएमई से लेकर यहाँ इस फील्ड तक। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये क्या करती है, एक एडिशनल फंडिंग देती है अप टू 3 लाख करोड़ तक की एमएसएमई को। और मुद्रा जो बोरन मुद्रा स्कीम के तहत जो क्या करते हैं, लोन लेते हैं बैंकों से, उसके तहत। ठीक है, और जितने भी लोन सैंक्शन होते हैं वो गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के अंतर्गत सैंक्शन होते हैं, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसके मेजर कंपोनेंट क्या है। इसको नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के द्वारा 100% की गारंटी कवर दिया जाता है। इसको ध्यान रखना, कितना परसेंट, 100% गारंटी कवर दिया जाता है। और अगर कोई भी मतलब कि एमएसएमई है, अगर उसको मतलब कि आर्थिक रूप से संकट, तनाव का सामना कर रहा है, तो उसको अतिरिक्त फंडिंग इसके तहत दी जाएगी, और इसको क्रेडिट दी जाएगी, वो लोएस्ट कॉस्ट पे प्रोवाइड उपलब्ध करा जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। और इस स्कीम के एलिजिबल कौन कौन है, अगर एलिजिबल की बात करें तो इस मतलब कि टर्नओवर जिनका 250 करोड़ से तक हो, और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जिनका टर्नओवर 2050 करोड़ तक है। और इनके पास जो आउटस्टैंडिंग जो लोन है वो कितना हो, अप टू 50 करोड़ तक का हो, फरवरी 19 2020 तक। और जितनी आपकी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है उसका एक कितना देंगे, 20% आपको उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम जो लोन अमाउंट है वो आप 5 करोड़ तक का आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप ध्यान रखना। ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, इससे संबंधित एक टॉपिक और है कि एमएसएमई की सरकार ने परिभाषा को चेंज किया।
अच्छा, एक कुछ टॉपिक, एक कंपोनेंट और है कि इसमें मैं कि फेस टू फेस कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इजी है। इसको 4 साल का आपको टेनर मिलेगा और 1 साल तक आप इसको और बढ़ा सकते हो। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 14% होगा, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, लोन अप टू 20% होगा, गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये बेसिक हमने पढ़ लिया है। अच्छा, एक टॉपिक और है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी क्या है। तो सबसे पहले कंपनी एक्ट 1956 के तहत स्टेब्लिश है, 2014 में सरकार ने स्टेब्लिश की थी, और इसका जो स्वामित्व है वो सरकार के पास ही है। आप ध्यान रखना, आरबीआई के पास इसका स्वामित्व नहीं है। ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत इसको स्टेब्लिश किया गया। काम क्या करती है, वही काम करेगी, क्रेडिट गारंटी संबंधित प्रोग्राम देगी, लैंडिंग से संबंधित प्रोग्राम देगी, और जो भी मतलब कि एमएसएमई मतलब क्या कर रही है, कोई भी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है तो उसको सहायता करने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। अब सरकार ने एक परिभाषा चेंज की, सरकार ने कहा कि हम टर्न ओवर के आधार पर क्या करेंगे। पहले ये थी तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब ये है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। तो मैन्युफैक्चर में उनने बोला कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो हैं, और टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है तो आप भी माइक्रो हैं, और स्मॉल में इन्वेस्टमेंट अगर 10 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल हैं, टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल हैं। कौन, सर्विस वाले। और मीडियम में कहा कि इन्वेस्टमेंट अगर 20 करोड़ से कम है तो आप कौन, मीडियम है, और टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो आप क्या है, मीडियम मार्केट। तो उसको ध्यान रखना है, डेफिनेशन को। आगे चलते हैं। अच्छा, एक भारत बांग्लादेश के मध्य इंटर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है, जिसे कौन सी नदी पर, खुशियारा रिवर पर। ठीक है। तो खुशियारा रिवर क्या है, यहाँ देखो, ये आप देख पा रहे होंगे, ये खुशियारा रिवर है, ये सूरमा रिवर है, ये हमारी बराक रिवर है। कौन सी रिवर है, बराक रिवर। तो ये हमारी सूरमा और खुशियारा और सूरमा दोनों किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, इसकी, बराक रिवर की। इसमें जाके मतलब कि डाई ट्रिब्यूटरी के रूप में मिलती हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। जैसे ये क्या है, बराक रिवर है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बराक रिवर ही पढ़ लें। बराक रिवर देखो यहाँ है। जो नदी है उसके किनारे कौन सा है, सिलचर। ये सिलचर आप देख पा रहे हो। ठीक है। और इस पे आप एक महत्वपूर्ण इनलैंड वाटर वे है, वो कौन सा है, 6 नंबर का। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। अब हम देख लेते हैं कि खुशियारा रिवर, ठीक है, इंडिया बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है उसके मध्य बॉर्डर को क्या करती है, शेयर करती है। जो ब्रांच किसी है, बराक रिवर की है। ठीक है। बराक सेपरेट इंटू 2 में हो जाती है, कुशियारा एंड सूरमा में। ठीक है, वो हमने अभी देखा, ये आप देख पा रहे होंगे। दूसरा, जो वाटर है कुशियारा रिवर का, वो स्टेट ऑफ नागालैंड से कहाँ से होता है, ओरिजिनेट होता है, और कहाँ कहाँ से जाता है, मणिपुर से, मिजोरम और आसाम से होकर ये जाता है। ठीक है, आप इसको देखना, हमारे लिए तो पहली बात ये हो गई। ठीक, ये हमने समझ ली। अब अब क्या है कि जो हमारी 54 रिवर हैं, वो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के मध्य क्या होती हैं, गुजरती हैं। इंडिया और बांग्लादेश के मध्य गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में हुई, वाटर शेयरिंग को लेकर। कितने साल के लिए, 30 साल के लिए। और तिस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट 2011 में होना था, लेकिन वेस्ट बंगाल ने इसका क्या किया, अपोज किया, इसलिए एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। अब एक न्यूज और है, कौन सी न्यूज है बताओ। एक न्यूज ये है कि चाइना ने, आप जैसे ये वाला देख पा रहे होगे, इसका नाम है क्यूमिन सिंह 50 या मॉर्निंग स्टार 50। अगर ये शब्द आपको एग्जाम में आए तो आप क्या कहोगे, चाइना से संबंधित क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, वो भी कैसा है, सोलर एनर्जी से चले। ठीक है, ये आप देख पा रहे होगे। तो इस अर्ध मतलब कि सेमी सैटेलाइट के रूप में है, इसको आप देख पाओगे। तो आप केवल क्या रखोगे, नाम याद रखोगे, इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की आवश्यकता
नहीं। अच्छा, 164 फीट तक इसको मतलब ऊपर जा सकता है, जैसे यहाँ पे है। मतलब कि अगर सोलर एनर्जी पे अगर डिपेंडेंट है, तो इस पे चाइना की क्या होगी, जो हमारा जो फ्यूल है उस पे क्या होगी, डिपेंडेंसी कम होगी, और इसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप याद रखोगे मॉर्निंग स्टार 50 क्या है, तो चाइना का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, वो भी सोलर एनर्जी से चलेगा। इसके बाद हमको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल शब्द आया तो हम भारत के बारे में क्या रणनीति है, भारत में जो ड्रोन है वो कैसे हैं, कैसे काम करते हैं और पॉलिसी क्या है, तो उसके संबंध में देख लेते हैं, और यूजेस क्या है भारत में ड्रोन्स का, कहाँ कहाँ यूजेस हो सकता है। ठीक है, तो ड्राफ्ट ड्रोन 2021 आया। उसने क्या किया, ड्रोन को कैटेगरी के आधार पर, वेट के आधार पर डिवाइड किया, नैनो में, माइक्रो में, स्मॉल में, मीडियम में और लार्ज में। नैनो का मतलब है कि ड्रोन का वेट है 250 ग्राम से कम है तो उसको नैनो बोलेंगे। माइक्रो का अगर 250 ग्राम से 2 केजी तक है तो उसको माइक्रो बोलेंगे। और स्मॉल अगर 2 केजी से 25 केजी तक है तो उसको स्मॉल बोलेंगे। और मीडियम में अगर 25 केजी से अगर 150 केजी है तो उसको मीडियम बोलेंगे। और लार्ज में क्या होता है, 150 से अधिक है तो उसको लार्ज बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये नैनो है, ये माइक्रो है, ये स्मॉल है, ये मीडियम है, ये लार्ज। अच्छा, ये ड्रोन कैसे रेगुलेट होंगे, एक प्लेटफॉर्म का निर्माण होगा, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। इसी के आधार पे आप परमिशन लेकर क्या कर सकोगे, ड्रोन को उड़ा सकोगे और आप यूजेस इसके कर सकोगे। ठीक है, अब सरकार ने क्या किया है, 3 जोन डिवाइड कर दिए हैं, एक ग्रीन जोन, एक येलो जोन और एक रेड जोन। रेड जोन का मतलब है कि इस एरिया में आप ड्रोन उड़ा सकते हो केवल और केवल तभी जब सेंटर आपको परमिशन दे दे तब। ठीक है, ग्रीन का मतलब है कि आपकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 400 फीट है, और वो रेड और येलो जोन में वो एरिया नहीं आता है, तो आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, और आप क्या कर सकते हो, इसमें अपने आप उड़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको रजिस्टर क्या करना पड़ेगा, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे। येलो जोन का मतलब है कि आपको 400 फीट इन ग्रीन जोन में होना चाहिए, और एयर स्पेस अभी 200 फीट है, 8 टू 12 किलोमीटर, और एयरपोर्ट से संबंधित एरिया है, तो इसको परमिशन लेने की आवश्यकता है, आप एयरपोर्ट के पास जाके ड्रोन को नहीं उड़ा सकते। ठीक है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और इसमें आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। तो 3 है, एक तो परमिशन, जिसमें परमिशन की आवश्यकता नहीं है, दूसरे में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तीसरे में आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में आपको मिल जाए तो वो बात अलग है। ठीक है, अब इसकी यूजेस देख लेते हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यूज तो हम इसको एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में कैसे कर सकते हैं, हम क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं फर्टिलाइजर का, हम जियो फेंसिंग कर सकते हैं, बाड़ लगा सकते हैं, हम क्रॉप की मॉनिटरिंग कर सकते हैं अगर आपके दूर दराज क्षेत्र में आपका क्या है, एग्रीकल्चर है। हम ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं, प्लांटेशन भी कर सकते हैं, सॉइल फील्ड एनालिसिस भी कर सकते हैं, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, मतलब कि जो पशुपालन से संबंधित है उनका भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। और जो फसल है उनको स्वास्थ्य की जानकारी भी दे सकते हैं। और मान लो कोई अगर, आपने देखा होगा कि किसान क्या करते हैं, अपनी पीठ पे टांगा उससे फर्टिलाइजर क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं हाथों से। तो उससे क्या होता है, उन केमिकल के द्वारा उनकी हेल्थ पे भी क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस इम्पैक्ट को भी हम क्या कर पाएंगे, अवॉइड कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में हमारा इसके यूजेस है। ठीक है, दूसरा, ड्रोन का और कहाँ यूज कर सकते हैं, माइनिंग में कर सकते हैं, थर्मल इमेजिंग में कर सकते हैं। हम जो ट्रेन होता है स्थलीय क्षेत्र उसकी मैपिंग कर सकते हैं, कहाँ कैसा क्षेत्र है। और जो अवसंरचना है और जो इक्विपमेंट है उनका हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन से संबंधित कर सकते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का निरीक्षण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किससे किया, ड्रोन से किया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अवसंरचना के संबंध में इसका यूजेस हो सकता है, इंडस्ट्री इंस्पेक्शन हो सकता है, 3D वीडियो मैपिंग हो सकती है, लैंड का ऑडिट कर सकते हैं। तो वो जो पटवारियों के द्वारा जो दखल दी जाती है वो क्या होगी, कम होगी। टाउन को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और जो साइट मैनेजमेंट है उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। और इमेजिनरी क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं,
और एनर्जी के क्षेत्र में यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमने पढ़ ही लिया। इंश्योरेंस में यूज कर सकते हैं। इंश्योरेंस में क्या है कि हम डेटा को सही से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई डेटा मांगता है, आपको कोई क्लेम मांगता है तो गलत आपको जानकारी देता है, तो उस हिसाब से आप उसकी जानकारी को ड्रोन की सहायता से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका रिस्क सिस्टम क्या हुआ, कम होगा। ठीक है, और सिक्योरिटी के संबंध में यूज कर सकते हैं हम। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे इसका यूज कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे सिस्टम हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, वो हाल ही में आपने देखा होगा प्लांटेशन में इसका यूज हो रहा है ड्रोन की सहायता से। ठीक है, बीजेस हैं वहाँ, इसके ड्रोन की सहायता से हम क्या कर देते हैं, मतलब इसको ऊपर से नीचे हम गिरा देते हैं, तो उससे वहाँ क्या हो जाता है कि लंबे टर्म में प्लांटेशन हो जाता है। तो पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में भी इसका यूज कर सकते हैं। मतलब हर जगह हम इसका यूज हम कर सकते हैं। अच्छा, समस्या क्या क्या है कि एयरक्राफ्ट के लिए खतरनाक हो सकते हैं, और ड्रोन से क्या होती है, जो सामान्य पब्लिक है वो उनको रिस्क हो सकती है। अभी तक जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि हम उसका यूज अच्छे से कर पाए, और हमारे देश में जो प्रशिक्षण लोग हैं वो भी कम है, और हमारे देश में रिसर्च और डेवलपमेंट है वो भी कम है। और रेगुलेशन से संबंधित अभी क्या है, समस्याएं हैं, तो इसको दूर करने की आवश्यकता है। और अगर हम फ्लाइंग ड्रोन के संबंधित, तो अभी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अभी हमारे पास क्या है, ट्रेनर की क्या है, कमी है। अभी पोटेंशियल इंश्योरेंस प्रॉब्लम है, और ड्रोन को कुछ एरिया में हम अलाउ नहीं कर सकते क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। ठीक, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील होते हैं, तो वहां पे भी हम इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और कंसर्न है, प्राइवेसी से संबंधित कंसर्न है, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। और भी बहुत सारे कॉस्टली भी है। ठीक है, और रॉन्ग हैंड में अगर चलाए तो हमारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जो भारत भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे बहुत सारे आपने ड्रोन देखे होंगे, कभी समाचारों में आता ही रहता है। ठीक है, तो ये इसकी समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं को दूर कर दो, हमारा समाधान निकल आएगा। ये हमारे क्या है, कुछ पॉजिटिव है, तो आप क्या करना है, इसको पॉज करके आपको पढ़ लेना इनको, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली सारे पॉजिटिव का मतलब है कि यूजेस हैं, तो हमने सारा काम पढ़ लिया है। डिलीवरी सिस्टम में इसका यूज कर सकते हैं। मान लो आपको ज्वालामुखी से संबंधित अध्ययन करना हो, अंतरिक्ष में अगर अध्ययन करना हो, तो हम ड्रोन को पहले भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हैं। जीपीएस को हम क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, हम इसमें यूजेस क्या कर सकते हैं, और पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव भी हैं, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अब एक महत्वपूर्ण चीज ये है, हम एक मैप पढ़ते हैं। मैप में क्या है, ये आप देख पा रहे होंगे, साउथ चाइना सी है। ये चाइना ने एक 9 डैश लाइन किया, बोला नहीं, पहले ये लाइन डैश लाइन बोला कि ये हमारा एरिया है, लेकिन ये फिलिपींस बोलता था नहीं, इतने से इतने तो हमारा है। और वियतनाम ने कहा नहीं, इतना हमारा है। मलेशिया ने कहा नहीं, इतना हमारा है। लेकिन चाइना आया, उसने कहा कि नहीं, इतने से इतने तक पूरा हमारा है, आपका किसी में से नहीं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में क्या रहता है, विवाद रहता है, तो इसके लिए कुछ जो आइलैंड हैं वो न्यूज में रहते हैं। एक पार्सल आइलैंड है, एक सॉर्बोरोफ आइलैंड है, एक स्पार्टली आइलैंड है। ठीक है, तो आप तीनों आइलैंड को क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, इनकी लोकेशन नॉर्थ से साउथ याद रखोगे। ठीक है, कौन सा पहले कौन सा आएगा, पार्सल आएगा, सॉर्बो आएगा, और स्पार्टली आएगा, सबसे नीचे स्पार्टली आएगा। ठीक है, ये मलेशिया है, ये ब्रुनई है, फिलीपींस है, वियतनाम है, ये लाओस है। ठीक है, ये हमारा ये कंबोडिया है, थाईलैंड है, इधर म्यांमार है। ठीक है, ये मलाक्का स्टेट, ये ताइवान है। ये चर्चा में है, अमेरिका और चाइना इसको लेकर लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब जैसे ये है स्पार्टली, पार्सल, चाइन, ये ताइवान, इसको ताइवान स्टेट बोलते हैं, इसको येलो सी बोलते हैं, ये सी ऑफ जापान है। ठीक है, ये रूइपो आइलैंड है, जो चाइना और जापान के मध्य विवाद का कारण है। ठीक है, तो इस आइलैंड को लेकर विवाद किसके मध्य है, चाइना और जापान को लेकर। इसको येलो सी बोलते हैं, इसको सी ऑफ जापान या ईस्ट सी बोलते हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया इसको। ठीक है, ये गल्फ ऑफ टोंगकिन बोलते हैं यहाँ पे।
ये गोंगजाऊ है, संगाई है, ऊपर बीजिंग है, आप देख पा रहे होंगे। ये पलाऊ है, आइसलैंड, एक फिलीपींस है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है। ये मैकोंग रिवर यहाँ से गुजरती है। तो आप इसको ओवरव्यू ध्यान रखना, एक दो बार देखोगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। संपूर्णता से हमने लेक्चर को डिस्कस किया और इसमें कोई चीज हमने छोड़ी नहीं है। तो इस टॉपिक से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और इससे बाहर कहीं नहीं जाता। तो बेसिकली क्या है, हमारा करंट का डिस्कशन तो है ही, लेकिन उसके साथ हम क्या भी डिस्कस करते हैं, बेसिक्स भी करते हैं, जो शुरू से लेकर एंड तक सारा डिस्कस करते हैं। आई होप लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिनको जरूरत है उनके पास पहुंच चुके। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।